हेलो दोस्तों, सभी कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन ऑब्लिक पंचवर्षीय योजना। हमने आर्थिक नियोजन के पहले पार्ट में उसकी परिभाषा पढ़ी थी, उसमें कुछ कॉमनली बात पढ़ी थी। सेकंड पार्ट के अंदर हमने पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ आयोग जैसे योजना आयोग, नीति आयोग और तीसरा राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जी प्रत्येक पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना, उनके कार्यकाल, उनके मॉडल, उनकी प्राथमिकता और विशेष कार्य। और विशेष कार्यों के अंदर अपन पहली जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे जी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना। अपन बात करेंगे प्रथम से कैसी भी योजना हो। मैंने पहले पार्ट के अंदर बताया था, योजना चाहे कैसी भी हो स्टार्ट कब होगी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मैंने बताया था। पंचवर्षीय योजना का भारत में प्रारंभ हुआ था 1951 में। उसके बाद मैंने बताया था कोई भी योजना उसका कालक्रम होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 31 मार्च 5 वर्ष की है तो 5 वर्ष जोड़ देंगे। 1951 में 5 जोड़े 1956, तो कालक्रम क्या रहेगा, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है ना, वो प्रत्येक जो पंचवर्षीय योजना उसके अंदर मुख्यतः शुरू की 2 4 5 6 जो योजना है उसमें पूछा जाता है बेटा मॉडल, कि जिस योजना का मॉडल क्या था। मॉडल मैं बात करूंगा तो मॉडल जो था वो क्या था। उसके बाद अपन सेकंड जो बात करेंगे वो रखेंगे क्या, प्राथमिकता। उसके बाद अपन जो तीसरा देखेंगे वो देखेंगे निष्कर्ष। उसके बाद हम देखेंगे जी कोई भी योजना हो उसकी विशेष कार्य। कोई भी योजना हो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे पहले तो उसका कालक्रम क्या होगा, उसके बाद इसका मॉडल क्या रखा गया था, उसके बाद अपन बात करेंगे प्राथमिकता किस पे देगी। अपन बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल, और इसका जो मॉडल रखा गया था वो रखा गया था जी हेराल्ड डोमर मॉडल। ये कोड है, या किस आधार पे रखा, तो मैंने पहले शब्द में बोल दिया था कि भारत ने जो पंचवर्षीय योजना है वो किस देश से ली थी, और तो भारत ने ली थी रूस से। तो रूस का ही एक मॉडल था जिसका नाम क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल। उसी मॉडल को भारत ने क्या था अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में अपना लिया था। उसी का मॉडल के आधार पर भारत ने पंचवर्षीय योजना की क्या की थी, शुरुआत। अब देखेंगे जी प्राथमिकता, यदि भारत ने इस योजना में सबसे ज्यादा प्रधानता किस क्षेत्र को दी थी, तो भारत ने दी थी जी कृषि को। किसको दी थी जी, कृषि क्षेत्र को दी थी। उसके बाद में बात करूं निष्कर्ष देखिए भारत के अंदर इस योजना में लक्ष्य जो प्राप्ति का जो रिकॉर्ड रखा गया था, प्राप्ति यानी इस पूरी योजना में भारत कितना लक्ष्य होना चाहिए, तो भारत ने रखा था 2.1%, जबकि अपने भारत के अंदर पूरी योजना होने पर कितना प्रतिशत प्राप्त किया गया था, तो 3.6% प्राप्त कर लिया गया था। तो मैं ये कह सकता हूँ ये कैसी योजना थी, एक सफल योजना थी। डिस्कस का निकल के आया हमारे पास कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कैसी योजना थी, सफल या असफल। तो कैसी योजना हुई, सफल होगी। अब मैं बात करूंगा विशेष कार्य। अब कृषि के अंदर कृषि इसका मुख्य सेक्टर रखा गया, तो विशेष कार्य इसमें क्या हुई थी, तो नंबर 1 मैं बात करूंगा इसी के अंदर भारत में भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत कर दी गई थी। भाखड़ा नांगल परियोजना। उसके बाद मैं बात करूंगा स्वतंत्र भारत की एक परियोजना थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो परियोजना थी वो कौन सी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। तीसरी अपन मैं बात करूंगा, तीसरी जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, हीराकुंड बांध या हीराकुंडी परियोजना। इन परियोजनाओं की क्या हुई थी जी, शुरुआत की गई थी। और क्या हुआ था विशेष कार्य में, तो नंबर चौथा जो अपन विशेष कार्य मानेंगे वो क्या हो गया, तो इसी योजना के अंदर क्या हो गया था जी,
मैं बात करूंगा क्या किया गया था, तो एक विशेष कार्य और किया गया था। क्या किया गया था जी, तो इसी के अंदर अपन बात करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर भी बल दिया गया था। किस पे दिया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विशेष कार्यक्रम पर भी क्या दिया गया था जी, इस योजना के अंदर बल दिया गया था। तो मैं बात करूं प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या रखा गया, हेराल्ड डोमर मॉडल, जो रूस के मॉडल के नाम पर ही रख दिया गया था। सेकंड में बात करूंगा इसके अंदर प्राथमिकता क्या रखी गई थी, कृषि को रखी गई थी। थर्ड में बात करूंगा निष्कर्ष, तो निष्कर्ष क्या रहा, सफल क्यों, क्योंकि हमने टारगेट कितना रखा था 2.1% प्राप्ति, जबकि हुआ कितना 3.6%। तो ये क्या हो गई, ये सफल योजना हो गई। उसके बाद विकास विशेष कार्य देखिए इसमें क्या क्या विशेष कार्य हुए, तो मैं बात करूं कृषि से संबंधित है तो भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत, दामोदर नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। और इस योजना में और क्या हुआ था, तो मैं बात करूं सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर भी बल दिया गया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा दिया जाए। अब देखिए सेकंड जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय, अब मैं बात करूंगा वही पंचवर्षीय योजना, उसका मॉडल क्या रखा गया, या मैं बात करूंगा ये योजना थी कहां से कहां तक की। तो देखिए ये हो जाएगी कहां से, तो ये हो जाएगी 56 से 61, वही बात 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1931। मॉडल क्या रखा गया था, तो इसमें जो मॉडल रखा गया था वो रखा गया था जी पीसी महाल नोविस। इसके अंदर जो मॉडल रखा गया था वो क्या रखा गया था जी, पीसी महाल नोविस मॉडल इसका रखा गया था। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो अपने पीसी महाल नोविस है ना, इसने भारत में क्या कहा जाता जी, सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। स्टैटिक्स बोलते हैं, सांख्यिकी क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। तो मैं बात करता हूँ ये भारत में सांख्यिकी विज्ञान का भी क्या कहा जाता है जी, जनक कहा जाता है। और इन्हीं का जो बर्थडे है वो क्या जी 29 जून भारत में किस रूप में मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं का जन्मदिन जो है 29 जून भारत में किस रूप में मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें भारत में क्या कहा जाता है, सांख्यिकी का जनक। अब मैं बात करूंगा इस योजना के अंदर प्राथमिकता जो दी गई थी वो किसको दी गई थी, तो इस योजना के अंदर जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी जी उद्योगों को। किसको दी गई थी, उद्योगों को दी गई थी। विशेष कार्य के अंदर पर बात करेंगे तो इसके अंदर 3 बड़े इस्पात संयंत्र स्टार्ट हुए थे। कौन कौन से, एक तो हुआ था जी कौन सा जी, तो अपना एक जो इस्पात संयंत्र है वो जी भिलाई इस्पात संयंत्र। एक तो अपना हुआ था कौन सा, भिलाई इस्पात। नंबर 2 दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। और तीसरा जो हुआ था वो क्या हुआ था जी, तो अपना राउरकेला इस्पात संयंत्र भी क्या किया गया था, इसमें स्थापित किया गया था। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इनकी ये पूछ जाती है है कहां पे, किस देश के सहयोग से, तो देखिए भिलाई कहां पे होगी, 36 की होगी जी, छत्तीसगढ़। और ये भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सिफारिश से या किस देश की सहायता से स्थापित किया गया, तो हमारे देश की भिलाई हमेशा कौन सा देश चाहता है, तो रूस चाहता है, तो रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया। दुर्गा की पूजा, दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र कहां पे है, तो दुर्गा की पूजा भारत में सबसे ज्यादा कहां पे करते हैं, पश्चिम बंगाल में करते हैं, तो बंगाल में है। और आपको पता है दुर्गा पूजा भारत को सिखाई किसने थी, अंग्रेजों ने, तो ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। तीसरी मैं बात करूंगा राउरकेला, केला जो मैं बात करूंगा राउरकेला, केला खाते ही व्यक्ति क्या हो जाता है, उड़ने लगता है, तो उड़ीसा के अंदर। किस राज्य में पड़ता है जी, उड़ीसा।
और तीसरी अपन बात करेंगे किस देश की सहायता से। तो केला जो है ना वो हमारे भारत के अंदर, केले के अंदर क्या पाए जाते हैं, जर्म कीटाणु क्या होते हैं जी, कीटाणु होते हैं। जैसे वायरस आया था एक निपा वायरस आया था, निपा वायरस भी किसमें मिला था, इसी केले के अंदर मिला था। तो मैं बात करूंगा उड़ीसा, उड़ीसा मैं बात करूंगा केले के अंदर क्या आते हैं, जर्म आते हैं, कीटाणु वायरस आते हैं, जर्म, जर्म से जर्म। ओके, तो ये तीन बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। और क्या हुआ था, तो मैं बात करूं इसी योजना के अंदर क्या हुआ था जी, तो मैं बात करूंगा इसी योजना के अंदर समाजवाद पर भी क्या दिया गया था जी, बल दिया गया था। इसी योजना में क्या किया गया था जी, समाजवाद पर बल दिया गया था। ये हो गई अपने तीन दो पैक्टोरल्स योजना। अब देखिए इस योजना के अंदर क्या हुआ, उद्योगों पर बल दिया गया। और आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था डिपेंड किस पे होती है, उद्योगों पे होती है। तो इसीलिए सीधा क्वेश्चन आता है का भारत का, सीधा क्वेश्चन आता है भारत का आर्थिक संविधान किस योजना को कहा जाता है, भारत का आर्थिक संविधान। तो भारत का जो आर्थिक संविधान है वो भी किस पंचवर्षीय योजना को कहा गया है जी, तो वो भी सेकंड को भी कहा गया है। मैं बात करूंगा कि भारत का आर्थिक संविधान किस पंचवर्षीय योजना को कहा गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारत का आर्थिक संविधान कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है ना, भारत के अंदर अर्थव्यवस्था वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो करती है जी किस पे, तो अपने उद्योगों पर करती है। और उद्योगों पर सबसे ज्यादा जो बल दिया गया था वो किस योजना में दिया गया था, तो वो सेकंड योजना में दिया गया था। इसीलिए भारत का इसको क्या कहा गया जी, आर्थिक संविधान भी कहा गया है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा दे। अब देखिए जी अगली जो आएगी वो आएगी जी तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। फिर तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मॉडल पर बात करें। पहले अपन कार्यकाल की बात करेंगे, तो कार्यकाल की अपन बात करना, तो ये काल कब से कब हो जाएगी, तो 1961 से 1961 से 1966, 1961 से 1966 तक ये क्या हो गई कार्यकाल। अब देखिए मॉडल क्या रखा गया था, इसमें जो मॉडल रखा गया था वो रखा गया था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। अब देखिए सुखमय चक्रवर्ती मॉडल का नाम रखा गया। मैं बात करूंगा प्राथमिकता इस योजना के अंदर, पहले के अंदर प्राथमिकता किसको दी गई थी, कृषि को, सेकंड में उद्योगों को। इसमें दोनों को शामिल करके दिया गया था, कृषि प्लस उद्योग, कृषि प्लस उद्योग दोनों को शामिल करके दिया गया था। लेकिन जो इस पंचवर्षीय योजना में जो था ना, वो पंचवर्षीय योजना बीच में मध्य अवधि में क्या हुई थी, फ्लॉप हो गई थी, क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। निष्कर्ष की मैं बात करूंगा, तो निष्कर्ष जो अपना रहेगा वो क्या निकल के आएगा, तो मैं बात करूंगा निष्कर्ष, तो निष्कर्ष जो रहेगा ना वो रहेगा भारत की सर्वाधिक असफल योजना, भारत की सर्वाधिक असफल योजना। ये भारत की क्या थी जी, सर्वाधिक असफल योजना थी। और मैं बात करूंगा असफलता के कारण, असफलता के कारण इसकी मैं बात करूंगा। असफलता जो थी ना, इसके तीन बड़े कारण माने जाते हैं। और वो तीन जो बड़े कारण जो है ना, वो ये अपन बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण हुए थे जिसके कारण ये जो योजना थी ये भारत की सर्वाधिक असफल योजना हुई थी। नंबर एक मैं बात करूंगा, नंबर एक जो कारण था वो क्या था जी, तो नंबर एक जो कारण था वो था 1962 का भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। सेकंड जो बात करूंगा 1965 का भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। और तीसरा मैं बात करूंगा वो आएगा जी 1966 का अकाल,
ये तीन ऐसे बड़े कारण थे। जब तीन ऐसे बड़े कारण थे तो इन तीन बड़े कारणों के कारण ये योजना क्या हो गई थी, भारत की सर्वाधिक असफल योजना। क्वेश्चन जो आता हो जाता है भारत की सर्वाधिक असफल योजना तीसरी, सर्वाधिक सफल योजना आठवीं। तो महत्वपूर्ण सर्वाधिक असफल योजना थी और असफलता के कारण थे 1962 का भारत चीन युद्ध, 65 का भारत पाक युद्ध और तीसरा था 1966 में भीषण अकाल। ओके, तीन योजनाएं होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तीन योजना जब ये असफल हो गई थी तो भारत सरकार ने सोचा कि लगातार योजना बनाने से तो अच्छा है इस योजना को पूरा करना है। तो इस योजना के बाद तुरंत क्या आ जाता है, योजना अवकाश। कितने साल का आएगा तो आपको पता है कितनी योजनाएं होगी, तीन। तो तीन के बाद 3 साल का योजना अवकाश। अब देखिए योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश। ये जो प्रथम योजना अवकाश आया था ये आया था 1966 से 69। अब प्रथम जो योजना अवकाश आया था 1966 से 69, इस 3 साल के ईयर में इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था ना, इस योजना अवकाश का जो उद्देश्य था वो था कृषि में वृद्धि दर। इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो क्या रखा गया था जी, कृषि में वृद्धि दर। वृद्धि दर इसका क्या था, मुख्य टारगेट। अब विशेष कार्य की अपन बात करेंगे तो एक तो इस योजना में क्या होता जी, 1966-67 में एक क्रांति की शुरुआत हुई थी जिस क्रांति का नाम था हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और मैंने बताया था हरित क्रांति जो थी ना, इस हरित क्रांति के जनक पूछ जाते हैं तो इस हरित क्रांति के विश्व में जनक पूछ लेना, विश्व में जनक। विश्व में जनक तो विश्व के अंदर इस हरित क्रांति के जो जनक है वो किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने विश्व में सर्वप्रथम 1943 के अंदर मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। जबकि मैं बात करूंगा भारत में जो इसके जो जनक है ना वो कौन है जी, तो वो है जी एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इसके भारत में क्या जी हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक, जो कि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। जबकि मैं बात करूं हरित क्रांति जो शब्द जो था ना वो किसने दिया था, 1960 के अंदर विलियम गेंडे ने दिया था। तो एक तो 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और क्या हुआ था तो मैं बात करूंगा 1966 के अंदर भारत सरकार द्वारा क्या किया था, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या गया था जी, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। सॉरी, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। मुद्रा का क्या किया गया था जी, अवमूल्यन किया गया था। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो अवमूल्यन जो है ना, क्या किसकी बात कर रहे हैं अपन, मुद्रा के अवमूल्यन की। अवमूल्यन था, इस अवमूल्यन की अपन बात करें कि ये जो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था वो क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन है क्या। देखिए किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का मूल्य, अवमूल्यन होता क्या है, तो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपने देश की जानबूझ के की जाएगी। मुद्रा का अवमूल्यन हमेशा क्या किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है। किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपने देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा की तुलना में उसकी मूल्य में कमी करना ही क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। मैं बात करूंगा क्यों किया जाता है, जब किसी भी देश का आयात तो क्या हो जाए, यानी हम किसी देश से खरीदेंगे तो ज्यादा और निर्यात तो हो जाएगा कम। निर्यात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपन बात करेंगे जो आयात है वो तो हम करेंगे, यानी हम अपने देश के
हमारा जो देश है भारत, वो किसी देश से खरीद तो रहा है ज्यादा और हमारे देश का माल बिक रहा है कम, तो उस समय जो कोई भी देश है वो क्या करता है, मुद्रा का अवमूल्यन करता है। जैसे भारत कर देगा तो होता क्या है, इसके प्रभाव क्या होंगे, अपने जो आयात जो होंगे, जैसे मुद्रा का अवमूल्यन अपन कर देंगे, इसके प्रभाव क्या हो जाएंगे, आयात तो क्या हो जाएगा कम, जबकि निर्यात क्या हो जाएगा ज्यादा। जैसे अपन बात करेंगे, एग्जांपल बताइए, जैसे हमने बात करें हमारे देश के अंदर क्या हो गया, आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो अपन जैसे अपन बात करेंगे अपने देश का टमाटर है, अपने देश का जो टमाटर अपने देश की मुद्रा के मूल्य में हुआ, तो वर्ल्ड लेवल के अंदर वही टमाटर 10 रुपए में बिक रहा था, लेकिन भारत ने मुद्रा का मूल्यांकन कर दिया तो वो विश्व के लेवल में अब कितने रुपए में आ गया, 8 रुपए में आ गया। अब कोई अन्य कंट्री उससे 8.5 रुपए में दे रहा था, तो भारत का ज्यादा लेना पसंद करेंगे, तो हमारा देश का आयात क्या हो गया, बात करूंगा आयात तो क्या हो जाएगा, हम खरीद रहे हैं कम क्योंकि हमारे देश की मुद्रा डाउन आ गई, खरीद तो हम कह रहे हैं कम क्योंकि निर्यात करेंगे ज्यादा। उस समय क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, या मैं बात करूंगा अपने केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर मुद्रा के मूल्य में अन्य देश की तुलना में मूल्य में की गई कमी क्या कहलाती है, अवमूल्यन। कब किया जाता है, जब किसी भी देश के अंदर आयात बढ़ जाए, निर्यात कम हो जाता है, तब वो देश करता है। प्रभाव क्या होंगे, तो उस देश के आयात तो हो जाएंगे कम और निर्यात क्या हो जाएंगे ज्यादा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में